एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के विषय में कुछ बताइए, जो अभी हड़ताल चल रही है, इसमें एक मांग की जा रही है कि अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हो। पढ़ा होगा पेपर, आप उनसे संबंधित कुछ पता है? सर, अधिवक्ता अधिनियम के अकॉर्डिंग मतलब जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें किसी भी अधिवक्ता को ऐसे बिना उसके कार्रवाई के जेल नहीं ले जाना और बिना बात के किसी को मतलब अपशब्द नहीं कहना, ये सब इस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आता है। आपको थोड़ा बहुत मालूम है। गुड। एक चीज़ ये बताइए कि जो दीप की बात की गई है वो क्या है? सर, ये दीप जो है एक अधिवक्ता के अंदर ये सातों दीप का होना बहुत जरूरी है। ईमानदारी, साहस, वाकपटुता मतलब बोलने की एक अच्छी, ताकि मुवक्किल और एक वकील के बीच जो संबंध है वो अच्छे हो। बुद्धिमत्ता, विवेक, निर्णय तथा संगति। सर, और जस्टिस राम चौधरी ने एक और इसमें नया दीप जोड़ा है, जो 8वां दीप युक्ति है। बिना युक्ति के अधिवक्ता। इस समय आपके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम क्या है? सर, मिस्टर दिवाकर जी। मिस्टर श्री न्यायमूर्ति सर जी, या ऑनरेबल, अगर इंग्लिश में आप जवाब दे रही हैं तो ऑनरेबल। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि अधिवक्ता बनने की प्रथम कड़ी क्या है? किस प्रोसेस से आपको मिलना हो? सर, अधिवक्ता बनने के लिए प्रथम कड़ी है कि सबसे पहले उसकी एज 21 तथा वह किसी भी विद्यालय, विश्वविद्यालय से एज का तो बाउंडेशन ही नहीं है। जी सर, मतलब सर वो किस एज में वकालत कर सकता है? हाँ, नाबालिग में तो नहीं कर सकता है, लेकिन पूरी बात बताइए। जी सर, आराम वो से relax। किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक पास विधि की डिग्री लिए हुए हैं। पहली कड़ी तो यही है कि आपको किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हासिल होनी चाहिए। दूसरी उसकी वह भारत का नागरिक हो। मतलब सर, अगर भारत में करना है तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अच्छा, ये भारत का नागरिक फॉरेन में अगर उसको विदेश में वकालत जाना है, यहाँ की डिग्री लिए है, इस तरीके से उसका ग्राफ होगा। अगर मान लीजिए विदेश में किसी करना चाहता है तो यहाँ की जो है विधि की डिग्री है वो मान्य है। सर, कुछ मामलों में मान्य होनी चाहिए, है भी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि वहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स का प्रोसेस है, यहाँ पे हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस वगैरह का चलता है। थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, लेकिन आईपीसी वगैरह सब सेम नहीं है। आईपीसी सेम नहीं है, खैर इसको पढ़िएगा। एक चीज़ और बताइए कि महिलाओं की पोशाक क्या है? सर, महिलाओं की पोशाक सफ़ेद सूट, सलवार, गाउन, सफ़ेद पट्टिका। सफ़ेद पट्टिका। अवमानना के विषय में जानती? सर, न्यायालय के अवमानना अधिनियम 1971, इसमें अवमानना 2 प्रकार की होती है। विनय चंद्र मिश्रा का कोई एक मैटर हुआ था, किससे संबंधित है? सर, ये विनय चंद्र मिश्रा। विनय चंद्र मिश्रा का न्यायालय के अवमानना से संबंधित भी है। लखनऊ हाई कोर्ट में कितने जिले आते हैं? एक दो बता दो। सर, जैसे कि ये कानपुर लखनऊ में आता है। लखनऊ में सर लखनऊ में स्वयं लखनऊ हो गया, और सर उन्नाव उन्नाव हो गया, और पढ़िए उसको लखनऊ में। तो सब्जेक्ट के नाम फर्स्ट सेमेस्टर में क्या थे आपके? संवैधानिक विधि, टॉर्ट मतलब आपराधिक कृत्य, और कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू लॉ, और आईपीसी, भारतीय दंड संहिता। ये सीक्वेंस से है। डॉट आपने पहले बोला, डॉट सबसे कब है? पहले कॉन्स्टिट्यूशन, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट,
फिर उसके बाद फैमिली लॉ यानी कि हमारा हिंदू लॉ, फिर उसके बाद टॉर्ट और लास्ट में फिर आईपीसी। सर आईपीसी फिर टॉर्ट। आईपीसी तीसरे नंबर, उसके बाद फैमिली लॉ, उसके बाद टॉर्ट। ठीक, इस तरीके से है। पहला कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, फिर आपका आईपीसी, उसके बाद फैमिली लॉ, उसके बाद टॉर्ट। ये सीक्वेंस ओवरऑल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाम कौन, अगर आपसे पूछे कि ये किसने, कौन टीचर थे, तो आप बता दीजिए। नमस्कार देवी और सज्जनों, एक बार फिर से हम एक ऐसे व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिनका जीवन कहीं ना कहीं हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए प्रेरणा का स्रोत होता है, और हम प्राय ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाते भी रहते हैं आपको। हमारे साथ में बैठे हुए एडवोकेट अमित दीक्षित जी। दीक्षित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे अहम बात यह है कि व्यक्ति जीवन में महत्वाकांक्षा लेकर कोई ना कोई चलता है, कोई ना कोई उद्देश्य लेकर चलता है, पर कई बार विपरीत परिस्थितियों में वो उद्देश्य से भटक जाता है या उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाता है। पर हमारे साथ जो दीक्षित जी हैं, अगर इनसे कहें कि प्रकृति ने बड़ा अन्याय किया इनके साथ में, जीवन दिव्यांगता से परिपूर्ण है, दोनों पैरों से दिव्यांग हैं आप, इसके बाद भी आपने जज्बा नहीं खोया और एक ऐसा मुकाम बनाया इस समाज के बीच में, और एक ऐसा उद्देश्य लेकर चल रहे हैं जिसकी कल्पना शायद सामान्य व्यक्ति तो नहीं कर सकता है। वो ये है कि आज के समाज में जैसी विपरीत परिस्थितियाँ चल रही हैं, आदमी दर दर भटक रहा है वो न्याय के लिए, और न्याय व्यक्ति को कैसे मिले वो तभी संभव है जब न्याय दिलाने वाले सक्षम और समर्थवान व्यक्ति होंगे। और आपने कल्पना की जो न्याय दिलाने के लिए जो लड़के आगे आ रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, एडवोकेट बन करके समाज में न्याय की स्थापना करना चाहते हैं, उनको कैसे तैयार किया जाए, उसकी परिकल्पना के तहत आपने सबसे पहले तो स्वयं में एक अच्छे एडवोकेट के रूप में प्रतिष्ठित किया स्वयं को, और उसके बाद में बिठूर जो हमारा भारत का तीर्थ स्थल है और सृष्टि का आरंभ जहाँ से माना जाता है, वहाँ पर ब्रह्मावर्त घाट से थोड़ी ही दूर पर चौबेपुर रोड पर आपका अपना एक इंस्टीट्यूट है, जहाँ आप ऐसे लड़कों को एक कोचिंग देते हैं बहुत नॉमिनल फीस पर। मतलब वो भी एक तरह से आज के ज़माने में कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उद्देश्य उसके पीछे है कि कहीं ना कहीं लोगों में न्याय की स्थापना हो और समाज में न्याय की स्थापना हो, और न्याय की स्थापना करने वाले लोग सक्षम और समृद्ध रूप में तैयार हों। बहुत बहुत स्वागत है दीक्षित जी आपका हमारे इस चैनल पर ग्लोबल न्यूज़ में। और सबसे पहले हम आपका परिचय थोड़ा जानना चाहेंगे और पृष्ठभूमि भी पारिवारिक क्या है वो भी जानना चाहेंगे। देखिए, मैं अमित कुमार दीक्षित जी, और वर्तमान समय में स्थायी लोक अदालत का सदस्य हूँ कानपुर महानगर का। ये चीज़ हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है वो मेरे पिताजी जो हैं पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर से रिटायर हुए जी। छोटा भाई हमारे जो है इस समय जुडिशरी सेवा में ही चित्रकूट में मौजूद हैं। बहुत सुंदर ये चीज़, और मैं आपके सामने हूँ जी। तो इतनी प्राकृतिक रूप से, शारीरिक रूप से इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद में ये विचार कैसे आया कि हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ें? अन्यथा तो लोग ऐसी स्थिति में लाइन लगाए रहते हैं, सरकार से कुछ मिल जाए, समाज से कुछ मिल जाए, सहायता मिल जाए और जीवन यापन होने लगे। तो ये कैसे विचार? शुरुआत में एक्चुअली मैं जैसे कि हाई स्कूल इंटर के दौरान जब मैं इंटर में था, उसके बाद फिर जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ जी, तो हर माँ बाप का ये चीज़ होता है कि मान लीजिए जो कमी है तो उसके तहत वो सोचते हैं कि कोई बिजनेस डलवा देंगे, कोई दुकान डलवा देंगे या ऐसे कोई चीज़। लेकिन मेरा ये उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य ये था कि जो कमी है वो तो है ही, लेकिन मैं समाज में कुछ अलग स्थापित करना चाह रहा हूँ, कुछ अलग चीज़ें। ये महत्वाकांक्षा। हाँ, ये मेरे शुरू से मतलब कि मेरा उद्देश्य, बल्कि मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ कि मान लीजिए हमारा ये था कि हम जहाँ खड़े होंगे लाइन वहीं से चलेगी, तो आप लोग तो सक्षम हैं जी शरीर से और सारी तरीके से, तो आप लोग तो बहुत कुछ कर सकते हैं जी।
तो वो मेरे अंदर एक जो सोच थी कि मैं जहाँ मतलब मैं अपने आप को इस्टेब्लिश करूँ, और मैं किसी दुकान में या किसी ऐसे संस्थान में नहीं बैठ सकता हूँ जहाँ बंद के बैठा जा सके, कि सुबह से लेके 12 घंटा 14 घंटे की जगह हम दुकानदारी करें या ऐसा। तो ये हमारा शुरू से ही उद्देश्य नहीं रहा है। इस पर्पज़ में मैंने LLB विक्रम जी सनातन धर्म कॉलेज, जिसको आप लोग SD कॉलेज बोलते हैं, NSD कॉलेज, नवाबगंज से किया। कब किया था? नवाबगंज से मैंने ये 2000 ये मान चलिए कि 3 में मेरा BA कंप्लीट हुआ है, 5 में LLB, 6 से लेके 8 तक के बीच में हमने LLB कंप्लीट कर दिया जी। और उसके बाद जो है फिर मैंने रजिस्ट्रेशन कराया। 2009-10 का मेरा रजिस्ट्रेशन है जी। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर 2011 से लेके और 2023 तक ये चीज़ जो है मैं एज ए एडवोकेसी के रूप में कानपुर महानगर में रहा, प्रैक्टिस करता रहा जी। इस दौरान मैंने जो है थोड़ा सा मतलब अपने आप को वो क्या बोलते हैं, वो करने के लिए, आत्ममंथन करने के लिए जी, हमारे यहाँ पे हमारे संस्थान है शहीद भगत सिंह लॉ कॉलेज, उसमें मैं वहाँ पे सर्वप्रथम गेस्ट लेक्चरर में रहा और 2023 तक जो है फिर मैं वहाँ का एक्टिव कार्यवाहक प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं उस पद पर मैंने काम किया। बहुत सुंदर। ये अपने आप में भी बड़ा अचीवमेंट था आपके जीवन का। ये चीज़, और मुझे सबसे बड़ी संतुष्टि ये है कि मैंने जो भी चीज़ किया उसमें मतलब अधिकतर सभी संतुष्ट ही रहे। मेरे कार्य से किसी को कोई पीड़ा नहीं हुई। फिर 2020 में मेरा ये जिसको मैंने अमिल लॉ सेंटर के नाम से दिया, तो उसको इसलिए डाला कि जैसे कि आप कहीं भी किसी भी संस्थान में जाइए तो बहुत सारे पैकेजेस चलते हैं कि 1.5 लाख जमा कर दीजिए, 75,000 जमा कर दीजिए, इस तरीके से लॉ का जी। चूँकि बिठूर है अभी इतना विकसित नहीं है, लेकिन चूँकि मेरा उद्देश्य ये था कि अगर कोई लॉ से संबंधी या कोई ऐसी चीज़ें हैं तो उसका आत्मसम्मान भी बना रहे, और जिसकी वजह से मैंने नॉर्मली एक फीस जैसे 1,000-1,500 रुपये इस टाइप का करके कि वो लोगों को कम से कम वो अपना उनका आत्मसम्मान के साथ कि हाँ मैं कुछ देता हूँ और तब सर हमको गाइड कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों के पास नहीं भी होता है तो वो भी मैं कर देता हूँ 1,000-1,500 महीने। हाँ, ये चीज़ उस हिसाब से उनका जो है एक मान लीजिए यहाँ का बिजली पानी या जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वो उन्हीं लोगों का है, तो अपना वो अपने हिसाब से मैनेज करते हैं और वो अपना स्वयं, अगर किसी का नहीं भी है तो कोई वो मैं उनको माफ़ कर देता हूँ कि हाँ ठीक है आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। पैसों की महत्व का हमने कभी भी महत्व पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं रखा। किसी के पास नहीं है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी यहाँ पे ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं और पढ़ के चले भी गए। ये चीज़ मतलब आपका उद्देश्य रहा कि जो यदि एडवोकेट बने तो एडवोकेट बने, वो सही ढंग से बने, नॉलेज के साथ बने, या मान लीजिए वो PCSJ में अपना APO में है ना, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गया जी जी या जी। और कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो इस समय वर्तमान में जुडिशियल में बैठे हुए। अच्छा, मतलब ये जो आपकी पढ़ाई होती है उसके बाद टारगेट LLB के बाद PCSJ का भी टारगेट रहता है? मेन टारगेट होता है, देखिए आप वकील तो बन ही जाएंगे LLB के बाद जी जी जी, है ना। कोई भी व्यक्ति अगर वकालत कर लेता है, 6 सेमेस्टर पास कर लेता है तो फिर बार एसोसिएशन से रजिस्टर्ड करके वो अपना वकालत शुरू कर देता है। ये आपका एक फ्री प्रक्रिया है, एक तरीके से मानिए कि आपको मिलेगी। बट जो स्टूडेंट आगे के लिए सोचते हैं कि हम मान लीजिए PCSJ में जज बनना है, हमको सरकारी वकील बनना है, या किसी और लीगल संस्थान में या लीगल एक्टिविटीज़ में, जैसे कि मान लीजिए कंपनी लीगल एडवाइज़र हो गया या अदरवाइज बहुत से ऐसी कंपनियां हैं जो अच्छे से पैकेजेस दे रही स्टूडेंट को, फ्रेशर्स स्टूडेंट्स को ला के, तो उसके लिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो फिर आप मतलब ये वकालत तो कर सकते हैं, वो भी 10-15 साल समय लगेगा ये, क्योंकि वकालत क्षेत्र जो है वो टाइम मांगता है। ये नहीं कि आप तुरंत गए और तुरंत आप पैसा कमाने लगे, ऐसा तो सीधे शुरू होता है, लोग जानते हैं। हाँ, तो उसमें आपको टाइम, और चूँकि आज का समय इतना वैसा हो गया है, मैं देख रहा हूँ कचहरी में बहुत सी जगह पे कि मान लीजिए जूनियर लोग जो हैं उनका संघर्ष करते रहते हैं और एक बहुत लंबा संघर्ष उनका चलता है। शायद बहुत से लोग इसमें टूट भी जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए लड़कियाँ लोग हैं तो उनकी शादी ब्याह हो जाती है, वो लोग अपना इस प्रोफेशन से हट जाती हैं।
हट क्या जाती, कहीं ना कहीं मजबूरी उनको हटा देती भाई कोई है। सैलरी तो मिलती नहीं, वो तो वही फीस पर चूंकि फीस पर जिस पर क्षेत्र में वो गई वहाँ पे उन्होंने 2 साल 3 साल काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी उनको किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं हुआ या उनका कोई मुकाम नहीं बन पाया, कोई स्थान नहीं बन पाया जी। तो इस परिक्षेत्र में मेरा उद्देश्य ये रहा है कि जैसे कि मान लीजिए आप लॉ करने के बाद जो है अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो आप एक सरकारी वकील या PCS जे या अन्य किसी लीगल क्षेत्र में आप अपना करियर बना सकते हैं। मतलब ये एक तरह से एडवोकेट बनाना नहीं, बल्कि हाँ, उस क्षेत्र के जितने भी संभावनाएं हैं हाँ, उन सबके लिए आप प्रिपरेशन कराते हैं स्टूडेंट। मेरा ये रहता है कि देखिए एडवोकेस, इसीलिए मैंने अभी आप देख लीजिएगा मूड कोड वगैरह सब बनाया है अपने यहाँ पे। जी जी जी। मूड कोड का गठन इसलिए कराया था मैंने, मतलब मूड कोड इसलिए, मूड कोड कि एक वैकल्पिक उनको कोर्ट जैसा माहौल दिखे ये चीज। अच्छा, मतलब क्लास कोर्ट का एक प्रारूप बनाया। हाँ, अच्छा, कोर्ट का एक प्रारूप बनाया कि कोर्ट जैसा, क्लास को ही कोर्ट जैसा प्रारूप बनाया कि उनको जो है कोर्ट जैसा माहौल दिखे, जिसमें जो वो अपनी, जैसे मान लीजिए हम कोई केसेस देते हैं जी जी, तो वो उस पर खड़े होकर अपना डिबेट कर सके। तो वो वहाँ पे जब कोर्ट में रियल कोर्ट में जाएं तो वो कम से कम घबराएं ये चीज, उनके अंदर आत्मविश्वास है कि मैं वहाँ से सीख के आया हूँ, वेल प्रिपेयर्ड होकर के। वेल प्रिपेयर्ड है, मेरा यही उद्देश्य है। मैं जैसे बहुत से बच्चे होते हैं वो एडवोकेसी में ड्राफ्टिंग है या ऐसी चीज़ें हैं सीखना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है हमारे सेंटर में। वो अपने आए, अपना सीखें कि किस तरह से ड्राफ्टिंग होती है, कैसे बहस होती है, कैसे क्या होता है। तो मैं इस चीज़ को भी उनके लिए है। और मेरा बस एक चीज़ है कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे मैंने बोला ना कि हमारे यहाँ किसी सोशल कहीं ना कहीं सोशल। हाँ, मेरा उद्देश्य रहा है कि मैं उनकी मतलब समाज सेवा में शिक्षा को कैसे अग्रिम करें, ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये है एक दायित्व तो अंदर से रहता है कि हमारी भी समाज के प्रति जिम्मेदारी है, जो हमारी जिम्मेदारी है, और जो हम न्याय के क्षेत्र में लोगों को तैयार करें और उनके कैरियर को बनाने में कहीं ना कहीं पूरी तरह से फुलफिल बना के उनको छोड़ें, ताकि वो कहीं ना कहीं एक इस्टेब्लिशमेंट हो जाए। बहुत अच्छी सोच, और इस सोच के साथ आप आगे बढ़े। लगभग कितने इस 2020 से अब तक लगभग कितने विद्यार्थी यहाँ से निकले होंगे आपके यहाँ से? देखिए जो हमारे, मैंने बताया ना कि बिठूर थोड़ा सा पिछड़ा है, शहर से काफ़ी दूर है, लेकिन फिर भी 2020 से लेकर और अभी तक जो मतलब जो बहुत से लोग एडवोकेसी में गए हैं, बहुत से लोग PCS में गए हैं। और चूंकि देखिए आप आए होंगे, कहीं भी हमारा बैनर पोस्टर कहीं कुछ नहीं लगा हुआ है, चूँकि मेरा उद्देश्य होता है कि हम कोई सुबह से लेके शाम तक हम कोचिंग नहीं पढ़ा रहे हैं। हमारे पास जो टाइम अवेलेबल है, जो मतलब जो मेरे पास समय है, जैसे मान लीजिए सुबह का और शाम का, तो उस बीच में हमको जो लगता है जो हमारे पास आ गया तो उसको हम गाइड कर देते हैं, उसको पढ़ा देते हैं। अच्छा, उसने अगर मेहनत कर ली तो वो अपना एक मुकाम पा लेता है। बिल्कुल। तो अब तक मेरे हिसाब से अच्छे वकीलों में, मतलब जो अच्छे काम कर रहे हैं, कम से कम 20-22 बच्चे हमारे जो हैं इस समय अच्छी कानपुर कचहरी में अच्छी जगह में स्थापित हो चुके हैं नॉलेज के साथ। करीब 3-4 जिलों में जो है वो पैनल से एडवोकेट्स बन चुके हैं। अच्छा, ये चीज कुछ लोग बार एसोसिएशन वगैरह में मंत्री महामंत्री पद पे भी बैठे हुए, वो एक अलग विषय हो गया, लेकिन मतलब एक बात बताइए। लेकिन और जुडिशियल में कम से कम 3-4 लोग हमारे आज की डेट में वो अच्छी जगह पे जज के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पहले तो LLB करने का सोचना, फिर LLB का सिलेक्शन होना, बिना टेस्ट के तो LLB होती नहीं, लगता है। तो पहले एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस पास करके LLB में एडमिशन लेना, फिर एडमिशन के बाद ये सोचना कि हमें अच्छा वकील बनना है, तभी तो आपके पास आएगा। जिस समय मेरे, अब तो मान लीजिए थोड़ा सा LLB का स्तर पैसा कर दिया है, लेकिन जब हम लोग LLB का डालते थे तो बाकायदा काउंसलिंग होती थी, एंट्रेंस होता था, टेस्ट होता था, उसके बाद फिर सीटें अलॉट होती थी। ऐसा नहीं था कि आइए और पाइए। अभी तो टेस्ट में बैठ जाइए केवल, उसके बाद फिर एडमिशन कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में। तो प्राइवेट में उस समय प्राइवेट सेक्टर भी बहुत कम थे, नहीं, यहाँ 3-4 ना के बराबर थे, और जो थे भी वो बहुत दूर थे। तो वहाँ पे तो इसीलिए हमारा, जैसे मेरा सिलेक्शन उस समय BND में हुआ था, लेकिन चूंकि मैंने BA MA वगैरह जो है SD कॉलेज से ही किया था, तो फिर हमने LLB भी वहीं से किया। अब आपके इस बातचीत से काफ़ी सारी चीज़ें, एक तो क्लियर ये हुआ कि केवल LLB करके व्यक्ति केवल वकील नहीं बन सकता, उसके और भी तमाम सारी संभावनाएं हैं। उसमें कैरियर बनाने के लिए व्यक्ति संघर्ष करता है। खासतौर से ये प्रोफेशन जो है, लेडीज जो लड़कियां आ रही हैं इस क्षेत्र में, उनके लिए तो बहुत बड़ी ये आपका जो मार्गदर्शन काम करेगा, क्योंकि उनको ही तमाम सारे क्षेत्रों में जाने के लिए पता नहीं रहता कि हमें कहाँ हम जा सकते हैं, और जब तक वो सोचते तब तक कहीं ना कहीं ओवररेज हो जाते हैं।
और इधर आपके साथ एलएलबी में एडमिशन लीजिए, इधर आपके साथ अगर जुड़ जाए व्यक्ति तो साथ के साथ तैयारी हो बिल्कुल, जाएगी। बिल्कुल। और जब वो एलएलबी करके निकलेगा तो अच्छा परसेंटेज भी वहाँ आएगा उसका, और साथ में वो एक अगर जो स्टूडेंट है, चाहे वो छात्र हो या छात्रा हो, अगर वो मेरे को सुन रहे हैं और मान लीजिए लेने के बाद मतलब किसी भी संस्थान में वो अगर एडमिशन लेते हैं जी जी और सही ढंग से उनके अंदर पढ़ने की ललक है और अपना समय देते हैं हमको, तो ये निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ कि अगर वो उतनी मेहनत करते हैं तो हम भी उनके साथ उतनी ही मेहनत करते हैं, और मेरा प्रयास रहता है कि वो एक अच्छा मुकाम हासिल करें। अच्छा, जो ये तो अभी आपके स्थानीय जो स्टूडेंट हैं यहाँ के, तो जैसे मेरा ये स्टूडेंट है अर्पित, जी जी इधर आ जाओ, हाँ, तो ये अर्पित वाजपेयी हैं। अच्छा। तो अब जैसे ये मान लीजिए इस समय लॉ कंप्लीट करने के बाद जीएसटी पे पूरा फोकस कर रहे हैं। अच्छा। और वर्तमान में बहुत अच्छे सीए के पास बैठे हुए हैं। बहुत सुंदर। हाँ, मतलब कुल मिला के हाँ, मतलब ये नॉलेज कचहरी नहीं गए। जी। मैंने बताया ना कि हाँ। जिस व्यक्ति को जिस सेक्टर में जाना है, अगर उसने हमको दिया तो हम उसको कैसे अप्रोच करना है, कहाँ बैठाना है, वो हम। तो ये अभी इन्होंने कचहरी का रुख नहीं किया, इनको अभी 1.5 साल हो रहा है सीए साहब के यहाँ पे मौजूद है। अच्छा। तो जितनी भी बारीकी होती है, जीएसटी कैसे भरा जाता है, कैसे कंप्लीटेड होता है, कैसे काम होता है, वो सारा चीज़ ये सीख चुके हैं। क्योंकि वो भी बड़ा कठिन काम है। ईश्वर की दया से अपना पैसा भी कमा रहे हैं। कई जगह हमने देखा जीएसटी में थोड़ी बहुत गलतियां हो गई तो लोगों को बड़ा नुकसान हो जाता है उसमें, बाद में तमाम सारे केसेस फिर चलते हैं। अच्छा, जैसे अभी आपका तो ये इंस्टीट्यूट ये बिठूर में चौबेपुर रोड पर स्थित है, ब्रह्मावर्त के पास में। तो अभी तो फिजिकली यहाँ आसपास के लड़के आप संपर्क कर सकते हैं। बाहर के लोग अगर लड़के आना चाहते हैं, जो बाहर के स्टूडेंट हैं, वो कैसे संपर्क करें? बाहर के अगर जो भी व्यक्ति कानपुर महानगर क्षेत्र या दूसरी जगह से गैर जिले से संपर्क है, तो मेरा नंबर आप स्क्रीन पे है, ठीक है। जी। दूसरी चीज़ है कि सीधा अगर कानपुर से है तो आज की डेट में बिठूर जो है सीधा कन्वेंस के मामले में बहुत अच्छा है। ठीक हो गया। आप बड़े चौराहा से, रामा देवी से, गुरुदेव से, कल्याणपुर से या कहीं से भी हैं तो सीधे आप जो है, और चूंकि जो ये हमारा सेंटर है, ये सीधा जो वाहन है वो सीधा यहीं पे उनका स्टॉप है। जैसे टेम्पो स्टैंड यहीं है, बस स्टैंड यहीं है, तो सीधा इसी सेंटर पे ही उतरेंगे और यहाँ से ही सीधे कानपुर जहाँ भी उनको जाना है वो सीधे, उनको कहीं बीच में जाने के मतलब कन्वेंस के मामले में कन्वेंस बदलने की जरूरत नहीं। टाइमिंग क्या रहती है? टाइमिंग मेरा थोड़ा सा टफ है। वही हिसाब की, चूँकि मुझे कोर्ट भी जाना होता है जी, तो जो सुबह मेरा एक बैच चलता है 8:30 बजे जी, ठीक है, 8:30 से 9:30 9:30 तक। उसके अलावा संडे हुआ या सेकंड सैटरडे हुआ तो उस दिन मैं 11 बजे से क्लासेस देता हूँ, एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह ये चीज़ें। और शाम की फिर वही 5 बजे से 7 बजे तक का, शाम को 5-7 बजे। अच्छा, आजकल सारे जितने भी इस तरह के कोचिंग संस्थान हैं उन्होंने अपनी व्यवस्था ऑनलाइन कहीं ना कहीं शुरू की है, सोशल मीडिया के माध्यम से। अभी आपने मैंने अभी ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मतलब इतनी आसानी से चीज़ ना मिल जाए। मेरा ये भी एक चीज़ है। नहीं, वो ऑनलाइन जो कोचिंग है वो उसका अच्छा, ऑनलाइन में जैसे जो हमसे जुड़ा हुआ है, जैसे जो व्यक्ति संपर्क करेगा उसको मेरा नंबर पहुंचेगा और फिर व्हाट्सएप के या जूम मीटिंग के द्वारा उसको हम ऑनलाइन वही वो ऑनलाइन क्लासेस जो होती हैं वो प्राय जूम मीटिंग के माध्यम से शुरू होती है। उसमें आदमी जुड़ता है सीधे। उससे क्या है कि जो बहुत दूर है 100-200-400 किलोमीटर दूर के स्टूडेंट हैं, तो मैंने एक नियम बना रखा है इसमें कि जो 40 किलोमीटर या 30 किलोमीटर से दूर से व्यक्ति है जी, उसको ऑनलाइन सुविधा हम देंगे। वही भविष्य में, क्योंकि मान लीजिए सुबह सर्दी का समय जल्दी नहीं आ सकता। लेकिन जो 10 किलोमीटर या 8 किलोमीटर वो तो आप वो आ सकता है। ऑनलाइन तो आप रात में 8 बजे भी चालू कर देंगे, 8 से 9 भी कर सकते हैं, 9 से 10 भी कर सकते हैं। तो अभी जैसे मेरे यहाँ भी बच्चे हैं, वे क्या बोलते हैं, जालौन से 2 बच्चे हैं जी, तो उनका समय 8 बजे से ही है। अच्छा, शाम को फिर ऑनलाइन उनको आप तो कैसे देते हैं? वही जूम मीटिंग? मैं जूम मीटिंग के माध्यम से जी जूम मीटिंग से हो गया, या कभी कभी व्हाट्सएप से। तो मतलब कुल मिलाकर के ये नहीं कि जो लोकल के हैं वो तो आगे पढ़ सकते हैं, और बाकी अगर कोई बाहर से स्टूडेंट है वो संपर्क करके आपसे और जूम मीटिंग के माध्यम से आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वो सुविधा कुल मिला के सोशल मीडिया, तो उससे क्या है कि आप 100-200-400 किलोमीटर दूर जो लड़के हैं और एक प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं, LLB के क्षेत्र में, लॉ के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, PCSJ करना चाहते हैं अपना, तो वो कहीं ना कहीं आपसे संपर्क करके उसको कर सकते हैं। और क्या कहेंगे हमारे आने वाली पीढ़ी से जो LLB के क्षेत्र में आना चाहते हैं लोग, जो वकील बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या है? देखिए, वकालत एक सदृढ़ पेशा है। सदृढ़ यानी कि मजबूती भरा। सुदृढ़ जी, सुदृढ़ हाँ जी। तो इस मजबूती पेशे में क्या होता है कि सबसे पहले तो जो व्यक्ति वकालत करके आया है उसको क्या करना चाहिए कि अपना समाज
जिस समाज में वह रहता है वहाँ पे अपना एक उस समाज को मजबूत करे। और वो मजबूत कैसे कर सकता है? अपने विधि के ज्ञान से। जैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ पे स्थायी लोक अदालत है जी। तो स्थायी लोक अदालत के विषय में अभी प्रचार प्रसार का आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जितनी भी मूल जो सेवाएं हैं, मूलभूत सेवाएं में जैसे आपका बिजली का है, बिजली, पानी, साफ सफाई, नगर निगम है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे कोर्ट में आप उनसे संबंधित वाद दायर कर सकते हैं और आपको तुरंत रिलीवेंट कैसे उनको दिलाया जाए उस तरीके के वो चीज़। उसका कोई फीस भी नहीं पड़ता, उसकी किसी भी प्रकार की कोई कोर्ट फीस नहीं है। ठीक है। और इसके अलावा जो चीज़ें हैं जैसे कुछ मैटर शिक्षा से हो गए, हॉस्पिटलाइजेशन से हो गए और रियल एस्टेट से हो गया, तो इसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों चीज़ें हैं। 8 प्रकार की सेवाएं हैं। ये सारी सेवाएं जो हैं उसका हम आपको वो दे देंगे। जी जी। तो वो चीज़ भी है। अच्छा, रही बात जो आपने कहा कि समाज में कैसे वो अपने आप को स्थापित कर सकता है, इसमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं। प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं और सरकारी सेक्टर भी। प्राइवेट सेक्टर्स में जैसे हमने बताया ना कि कंपनियों के लीगल एडवाइजर, बैंकिंग लीडर, सीएसिप का हो गया, सीए में अच्छी सीएसिप चल रही किसी की, तो उसमें जो एडवोकेट्स फ्रेशर्स लिए जाते हैं वो सब अच्छा पैकेजेस है। और आज की डेट में तो फॉरेन में तो विदेशों में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि मतलब जैसे ही LLB कंप्लीटेड होता है वहाँ से लोग गेन कर लेते हैं और उनको उठा के अच्छा से पैकेज करते हैं। क्योंकि ये सारी सरकारी सेक्टर्स में जो चीज़ें हैं, बहुत आजकल के तो इतने सारे विभाग आ चुके हैं, उनको लॉ के में एडवोकेट्स की आवश्यकता है ही है। दूसरी चीज़, फर्स्ट प्रायोरिटी पे मान लीजिए आप PCSJ हो जाएं, APO हो गए, सरकारी वकील हो गए, या किसी सरकारी संस्थान में आप जो है लीगल एडवाइजर का काम करें, तो ये सारे जो द्वार हैं आपके खुले हुए हैं। एक बहुत अच्छी बात अभी आपने बताया कि आप समाज में जा रहे हैं वकील बनके, तो विधि का विशेष ज्ञान रख के जाए, ज्ञान लेकर के जाए। जो नहीं कि आपने डिग्री तो हासिल करने की, जिस मोहल्ले में, जिस जगह पर, जिस नगर में या जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे आपको ये होना चाहिए कि आपने अगर वकालत की है तो लोग आपको जाने कि हाँ ये विधि विशेषज्ञ भी हैं। हाँ, केवल वकील नहीं, केवल विधि विशेषज्ञ। और उसके माध्यम से आप उनकी मदद कर सकते हैं। सोशल वर्क में भी हर मतलब कहने का हर जगह पैसा ही नहीं होता है। कुछ चीज़ें जो होता है वो एज ए नॉलेज पर्पज आप सामाजिक में, जैसे कि ये वकालत पेशा है वो आपको दृढ़ता दिलाता है, मजबूती प्रदान करता है। आप थाने में बात कर सकते हो जी, जिला स्तर पर जो अधिकारी बैठे हों उनसे शिकायत कर सकते हो, बात कर सकते हो। आपकी शिकायत को, क्योंकि आप जो है ना कानून विशेषज्ञ बोला जाता है कि हाँ कानून की जानकारी रखने वाले व्यक्ति हैं ये सारी चीज़। तो ये सब चीज़ों का लॉ का क्षेत्र बहुत व्यापक है और आने वाले समय में और भी व्यापक हो जाएगा। हाँ, तो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही तो और व्यापक। हाँ बिल्कुल व्यापकता होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और निश्चित रूप से आपकी बातचीत से लोग स्थायी लोक अदालत को भी जानेंगे और जो विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं से इंस्पायर होंगे इस बात से कि विधि की विशेष जानकारी लेकर ही एडवोकेट बनने का प्रयास करें। तमाम ऐसे लोग होते हैं जो होते तो हैं लेकिन वास्तव में फिर बाद में वो पूछते हैं कि भाई कैसे होता है, कैसे होता है, केस ले लेते हैं, फिर दूसरे से संपर्क करते हैं। तो वो ना हो आप, और उसके लिए आप तटस्थ रूप से बैठे हैं मदद करने के लिए हमारे अमित दीक्षित जी। और एक तरह से ये सोशल वर्क भी है। और सबसे अहम बात ये हमने बताया पहले भी कि जो दृढ़ता है, जो आपकी जो सोच है समाज में कुछ करने की और समाज में एक अच्छा एक एटमॉस्फेयर बनाने की और न्याय के क्षेत्र में बहुत अच्छे स्कॉलर तैयार करने की, उस सोच के प्रति हम आपसे पूरी तरह से अभिभूत हुए। और भविष्य में शुभकामनाएं कि आपका ये कार्यक्रम जो आप चला रहे हैं, जो आपका मिशन है ये इसी तरह निरंतर चलता रहे। आप लोगों का सहयोग रहा, वो सहयोग तो सब समाज का होता है और समाज के लोग, आप लोगों का भी, आप लोग हमारे प्रहरी हैं। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रहरी हैं, फोर्थ स्तंभ हैं जी। तो वो प्रयास तो है ही, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा तक बात पहुँचे, हमारी आपकी बात, आपका मैसेज पहुँचे, ये हमारी कोशिश रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सादा नमस्कार। नमस्कार। ये हैं दीक्षित जी के शिष्य एडवोकेट अर्पित वाजपेयी, जो कि GST और इनकम टैक्स के क्षेत्र में अपना कैरियर बना रहे हैं। इन्होंने हमें दीक्षित जी की क्लासरूम दिखाई जहां वो बैठ करके विधि के छात्रों को एजुकेशन देते हैं, पढ़ाते हैं। इस क्लास को कोर्ट का स्वरूप दिया गया है ताकि यहाँ विद्यार्थियों को कोर्ट का अनुभव हो जाए, ताकि वो जब कोर्ट में जाए वास्तविक रूप से तो वहाँ उनको झिझक ना हो कि कैसे खड़ा होना, कैसे बोलना है। और ये पूरा क्लास बना हुआ है, ये कुर्सियाँ पड़ी हैं, यहीं बैठते हैं सारे विद्यार्थी और यहीं बैठ करके पूरा LLB और PCSJ आदि की तैयारी करते हैं इस क्षेत्र में जो कैरियर बना रहे हैं।
और आगे ये बोर्ड लगा हुआ है, अगर कभी आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ पढ़ाया जाता है। ये कंप्यूटर लगे हुए हैं ताकि कंप्यूटर के माध्यम से जो तमाम सारे चीज़ें हैं, संविधान हैं, दुनिया के जितने भी संविधान, उनका सबका डाटा यहाँ से कंप्यूटर के माध्यम से प्राप्त करके उस पर स्टडी की जा सके। इस तरह से ये बनाया गया है क्लासरूम।